नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकंड ईयर इतिहास का सेकंड पेपर। दोस्तों विश्व का इतिहास का सेकंड पेपर है बीए सेकंड ईयर के लिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहती है। तो जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2023 का। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहेंगे और काफ़ी हद तक क्लासें हो भी चुकी है। तो आप उन क्लासों को अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एग्जाम की दृष्टि में केवल और केवल महत्वपूर्ण सवालों के साथ में। तो दोस्तों चलिए हमने अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर तो डिस्कशन पूरा कर लिया। वैसे आपने क्लासें अटेंड नहीं किए तो कर लीजिएगा दोस्तों, और काफ़ी हद तक क्लासें हो भी चुकी है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोस्तों अब चल रही है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर की एक महामैराथन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों, अटेंड जरूर कर लीजिएगा। केवल इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कशन किया गया। पूरी सीरीज 1 घंटे की लगभग क्लास है दोस्तों, तो आप जरूर अटेंड कर लेंगे। तो दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्नों पर सेकंड पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चंस था, तो उसको इंक्लूडेशन कर लिया गया। सवाल क्या कि ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के मध्य संघर्ष के कारण, ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके कौन कौन से मुख्य कारण थे, उस कारणों को समझाना दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आपके लघुतरात्मक सवालों में आ सकता है। तो दोस्तों आप अपनी सवाल को नजरों में रखिएगा, अपने सिलेबस अपने स्तर पर भी देख लीजिए, और मैं भी आपके सामने इसको डिस्कशन कर लेता हूँ कि वास्तव में कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के मध्य संघर्ष का कारण बना। तो दोस्तों पहला इसमें कारण है कि गैस्टाइन के समझौते के बाद, जो गैस्टाइन का समझौता हुआ था, तो उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया व प्रशा के मध्य बिगड़ते गए जो संबंध थे। गैस्टाइन का जो समझौता हुआ तो ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के मध्य एक संबंध थे जो भी पहले, तो वो बिगड़ते गए। बिस्मार्क तो ऑस्ट्रेलिया के युद्ध करने के अवसर ढूंढ रहा था। बिस्मार्क है वो तो ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलिया से युद्ध वो अनिवार्य था। अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना पड़ेगा। तो इसका इंतजार ये जो बिस्मार्क है वो कर रहा था, और इसी समय ये गैस्टाइन का समझौता हो गया, और ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के बीच में जो संबंध थे, जो शक्ति थी, इन दोनों के अगर संबंध अच्छे होते तो शक्ति भी अच्छी होती। अगर इन दोनों के बीच में संघर्ष इस गैस्टाइन समझौते के कारण बिगड़ गया, जो संबंध था तो वो बिगड़ गया, तो ऐसा मौका देखकर बिस्मार्क है वो ये भी चाहता था कि ये ऑस्ट्रेलिया है ये अब अकेला हो गया, यानी कि इन दोनों के संबंध बिगड़े, यानी ये अकेला हो गया और ये भी अकेला हुआ। तो ये अकेला हो गया, तो इसका टारगेट, बिस्मार्क का टारगेट था कि इसी को अकेले को अब हराना है। नहीं तो पहले दो थे, लेकिन अब इसका समझौता बिगड़ गया, संबंध बिगड़ गया, अब ये अकेला इसको हराना है, यानी कि युद्ध करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था, अवसर मिल गया। क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के युद्ध करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना होगा, तो ये उसको मौका मिल गया। दूसरा है बिस्मार्क ने स्लेस्विग और हॉलस्टीन की समस्या को इस तरह से उलझा दिया कि युद्ध अनिवार्य हो गया। यहाँ पर हॉलस्टीन विंग और हॉलस्टीन की जो समस्या तो थी उसको इस प्रकार सुलझाया इस बिस्मार्क ने, तो वहाँ पर क्या युद्ध हो गया, निश्चित अनिवार्य हो गया। बिस्मार्क चाहता था कि प्रशा और ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में किसी यूरोप शक्ति की सहायता न मिल सके। उसने पोलैंड में रूस का समर्थन करके रूस को अपना मित्र बना लिया था। इस इंग्लैंड की ओर से हस्तक्षेप की संभावना नहीं थी, क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं से उलझा हुआ था। बिस्मार्क फ्रांस से तटस्थता का आश्वासन प्राप्त कर चुका था, और साथ ही साथ जो बियारित्ज नामक स्थान पर बिस्मार्क और नेपोलियन तृतीय की भेंट हुई थी, जिसमें नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया था कि यदि ऑस्ट्रेलिया प्रशा का युद्ध होगा तो तटस्थ रहेगा। इसके बदले में बिस्मार्क ने फ्रांस को बेल्जियम अथवा राइन के क्षेत्र में कुछ प्रदेश दिलाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु निश्चित आश्वासन नहीं दिया था। फ्रांस के तटस्थता का आश्वासन प्राप्त कर बिस्मार्क ने इटली से मित्रता करने का प्रयत्न किया। 18 अप्रैल 1866 में इटली व प्रशा के बीच में संधि हो गई। ठीक है, कब हुई? 8 अप्रैल 1866 में इटली और प्रशा के बीच में संधि होगी, जिसके अनुसार यदि 3 माह के अंदर प्रशा और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध होता है, अगर 3 माह के अंदर प्रशा और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध होता है,
तो इटली पर्सा का साथ देगा। तो इटली है वो पर्सा का साथ देगा। इसलिए इसके बाद में बिस्मार्क इटली को वेनेशिया दिलवा देगा। अब दोस्तों चौथा कारण है, इस प्रकार सारी तैयारियां करने के बाद बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने का बहाना ढूंढ निकाला। ऑस्ट्रेलिया कील के ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहन कर रहा था। अतः पर्सा ने ऑस्ट्रेलिया को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा, आंदोलन को तुरंत समाप्त कर दे। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने लिखा कि 1867 में पर्सा ऑस्ट्रेलिया की संधि को समाप्त समझा जाए। अतः दोनों के बीच में वही स्थिति पैदा हो गई जो डेनमार्क युद्ध से पहले थी। दोनों और युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई तथा दोनों के बीच में निकट जो युद्ध है वो भी निकट आता जा रहा था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से केवल और केवल इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है कि कृषि क्रांति का वर्णन कीजिए। दोस्तों सवाल पूछा गया अभी भी, और कृषि क्रांति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, सवाल पूछा जा चुका है। कृषि क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये दोस्तों 3 एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका है। दोस्तों आप समझते होंगे कि वास्तव में ये सवाल, अगर इस सवाल से रिलेटेड आपके सवाल अगर आ जाए एग्जाम में, तो भी अगर इस सवाल का आंसर अगर इससे रिलेटेड सवाल में लिखेंगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। दोस्तों 50% गारंटी मिलती है कि वास्तव में आपको नंबर आधे मिलने चाहिए। दोस्तों वैसे आपको आपका जो आंसर है, अगर कृषि क्रांति के संबंध में जो कृषि क्रांति है और उसके कारणों को पूछा गया है, अगर वो कृषि क्रांति के कारण आपको पता नहीं है लेकिन कृषि क्रांति का वर्णन आपको पता है, तो आप अगर कृषि क्रांति के, वैसे वर्णन में तो कारण भी आ जाता है, लेकिन वर्णन भी उसमें लिखोगे ना उस कृषि क्रांति के कारणों में, तो भी आपको आधे मार्क्स दे दिए जाएंगे। गलत तो किया भी नहीं जाएगा। दोस्तों सवाल कोई सा भी हो, पढ़ना हर कोई सवाल सही है। दोस्तों ये तो लघुतरात्मक प्रश्न है, तो आपको वैसे समझने चाहिए वास्तव में किस प्रकार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। कृषि क्रांति का वर्णन कुछ इस प्रकार, यूरोप में कृषि क्रांति के कारणों की विवेचना की। यूरोप में कृषि क्रांति हुई थी, तो यही कृषि क्रांति हुई थी। दोस्तों ये हम वर्णन पढ़ने वाले, तो यही बता रहा है, विवेचना या फिर वर्णन करो। तो इसका जो कृषि क्रांति है, तो इसका वर्णन इस प्रकार है कि जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिस समय इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है उसका सूत्रपात स्टार्टिंग हुआ, तो उस समय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का कृषि से घनिष्ठ संबंध है। औद्योगिक क्रांति होती है, उसका जो संबंध है वो कृषि से बहुत अधिक होता है, क्योंकि औद्योगिक है तो कच्चा माल उद्योगों में वैसे कृषि की सहायता से आता, तो यहाँ पर कृषि और उद्योग क्रांति में बहुत ही अच्छा संबंध है। अतः इन क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक तरीकों को काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। यहाँ पर की मशीनों की आवश्यकता इस उद्योग में, तो यहाँ पर वो आवश्यकता अनुभव होने लगी। अब गांव के किसान को शहर में रहने के लिए अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास का उत्पादन करना पड़ता था। दोस्तों अब किसान है, उसको शहर में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनके लिए अधिक अन्न और कारखानों के लिए जो कपास का उत्पादन है वो बहुत अधिक करना पड़ता था, और मेहनत भी किसानों को अधिक करनी पड़ती थी। इस प्रकार कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ रही, कृषि जन्य वस्तु होती थी उसकी मांगें वो बढ़ रही थी। कृषि क्रांति के दोस्तों पहला कारण है, तो जिस कृषि क्रांति के कारण वैसे मुख्य पढ़ लेते हैं। तो पहला कारण है कृषि जन्य वस्तुओं की मांग। कृषि जन्य जो वस्तु होती थी, तो अब शहर के लोगों और कारखाने होते हैं, कल कारखाने, उसमें जो कपास होता है, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, और लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दोनों को, अगर किसान को कपास भी उत्पादन करना और अनाज भी उत्पादन करना, दोनों कार्य करना, इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, तो इसमें कृषि क्रांति हुई। तो और कृषि क्रांति का पहला कारण हुआ है कि कृषि जन्य वस्तुओं की मांग। कृषि जन्य जो वस्तु होती है तो उसकी मांग क्या होती है, कृषि जन्य वस्तु की मांग। कारखाना पद्धति के विकास के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या औद्योगिक केंद्रों की तरफ आगे बढ़ने, कारखानों का विकास हुआ जैसे जैसे, तो उसके साथ में जनसंख्या की औद्योगिक केंद्रों की तरफ आगे बढ़ने लगी। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषकों की संख्या कम हो गई। फलतः अब कम कृषकों के द्वारा उन लोगों के लिए अन्न उत्पादन करना जो औद्योगिक केंद्रों पर चले गए हैं, और कुछ कृषि में नए आविष्कारों की आवश्यकता उत्पन्न की है। अगला है कृषि में पूंजी लगाकर अधिक धन कमाने की लालच। कृषि है, उसमें अधिक पूंजी
लगाकर, यानी कि जो भी खर्च है वो उर्वरक वगैरह डाल, यानी कि उसमें भी क्या धन वगैरह डालकर अधिक उत्पादन लेने की जो लालसा है। अब तक कृषि कर्म केवल उतनी ही आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता था, लेकिन अब लोग मुनाफा कमाने के लिए खेती करते हैं, उसकी पूंजी लगा रहे थे। पूंजीपति कृषि में पूंजी लगाकर उस क्षेत्र से भी अधिक लाभ उठाने की सोचते हैं। अतः वैज्ञानिक तरीकों और अच्छे औजारों की खोज की जाने लगी, नए परीक्षण और प्रयोग किए जाने लगे, क्योंकि सिर्फ धनी लोग के पास ही परीक्षणों के लिए धन आवश्यक था। इसलिए परीक्षण उन्नति अधिकांश समृद्ध किसानों द्वारा ही की गई। दोस्तों अगला है कृषि के क्षेत्र में विकास किस प्रकार हुआ। कृषि के क्षेत्र में विकास, दोस्तों ये जो कृषि क्रांति हुई इसके कारण दो ही है। कृषि जो जन्य वस्तु इसकी मांग बढ़ी और कृषि में पूंजी लगाकर अधिक धन कमाने की लालच आए, तो ये दो कारण थे कृषि क्रांति के। अब बढ़ते हैं कृषि के क्षेत्र में विकास किस प्रकार हुआ कि वर्कशायर के एक अंग्रेज जमींदार जेथरो टल ने 1701 में सीड ड्रिल यानी कि बीज बोने की मशीन यंत्र नामक मशीन का आविष्कार किया। इससे किसानों को श्रम में मुक्ति मिल गई। जेथरो टल का दूसरा सुझाव था कि किसानों को घास पास निकालने तथा भूमि को नरम बनाने के लिए घोड़ों से चलाए जाने वाले कर्षक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। वाइकाउट टाउनसेंड ने किसानों को बदल बदल कर उगाने फसल है वो किसानों को बदल बदल कर अलग अलग कृषि भूमि में करनी है, बदल बदल कर उपजाऊ के लिए लाभ को समझे। इस प्रणाली से प्रति एकड़ दुगुनी पैदावार होने लगेगी। यानी कि कृषि को बदल बदल कर कृषि स्थान होता है, जैसे कि कोई खेती है, खेती का जैसे कि जमीन है, उस जमीन को बदल बदल कर कृषि की जाती है, तो वैसे उत्पादन भी अधिक होता है। तो इस प्रणाली को अपनाया जाए, यानी उसको प्रेरित किया जाए, तो ये भी एक कृषि क्षेत्र में विकास का कार्यक्रम है। तो आगे बढ़ते 1760 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बेकवेल ने पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाया। उसने घोड़ों भेड़ों नस्लों में सुधार का प्रयास किया। एक अमेरिकी लूथर बर्बक ने पौधों की नई किस्म तैयार करने में सफलता की। जस्टिस वन लिबिग नामक जर्मन रसायन शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में प्रतिपादित किया पौधों की आधारभूत खुराक पोषक नाइट्रोजन। इसके बाद व्यापारिक खाद्य बड़े पैमाने पर खेतों में प्रयुक्त होने लगी, जिससे पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई। अब श्रम यानी कि मेहनत को बचाने के लिए कृषि के प्रयोग में आने वाली मशीनों की तरह ध्यान दिया जाने लगा। 1837 में साइरस एस मैककोरेमिक ने फसल काटने के लिए मशीन का आविष्कार किया, जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। इस अवधि में अन्य आविष्कार घोड़ों से खींचा जाने वाला पांचा, मढ़ाई की मशीन, लोहे का हल, तवेदार हेरों आदि हो चुके थे। इसका आविष्कार हो चुका था। बाद में घोड़ों के स्थान पर भाप इंजन, दोस्तों भाप के द्वारा इंजन, जो कोयला डालकर जो इंजन चलाया जाता था वो बनाया। और गैसोलीन इंजन यानी गैस के द्वारा इंजन चलता है। और बिजली की मोटरें खेतों में लगाई जाती थी, जिससे कृषि कार्यों में तेजी विकास हुआ। दोस्तों विकास के बारे में चल रहा है। इसके बाद में कृषि जन्य वस्तुओं के संरक्षण के तरीके ढूंढे। कृषि जन्य जो तरीके यानी कृषि को किस प्रकार अधिक उत्पादित किया जा सकता है, उसके संरक्षण के तरीके क्या है, तो उसको बढ़ाने के तरीके ढूंढे गए। और सड़ने वाले खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक स्टोर भी बनाए गए। दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ऑर्थर यंग, दोस्तों ये भी कोई विद्वान होगा, तो इसने इंग्लैंड आयरलैंड फ्रांस ने दौरा कर नई खेती का प्रचार किया। उन्होंने छोटे छोटे खुले खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाने, बड़े फार्म से मिलने वाले लाभों का विस्तृत विवरण दिया। यंग के प्रयत्नों से ब्रिटिश कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। प्रत्येक देश में कृषि मंत्रालय कायम होने लगे। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु पत्र पत्रिका प्रकाशित की जाने लगी। इन नवीन आविष्कारों तथा पद्धतियों से इन नवीन जो आविष्कार और पद्धतियां हुई, तो इससे पैदावार में काफी वृद्धि हुई, परंतु किसान को हानि उठानी पड़ी। छोटे छोटे खेतों के मालिक जमीन बेच देनी पड़ी। वे श्रमिकों की शरण में आ गई। जमींदार अमीर किसानों को लाभ उठाते थे और कृषि भूमि भी बढ़ गई तथा पैदावार भी बढ़ गई। संक्षिप्त में कृषि क्षेत्र में विकास, दोस्तों
जैथोटल ने भी बहुत ही अच्छे से कृषि क्षेत्र में भाग लिया और ये जो रसायन खाद के रूप में भी ये 1840 में जस्टिस वन लिविंग नामक जर्मन रसायन शास्त्री ने अपनी पुस्तक में जो प्रतिपादित किया, पौधों की जो आधारभूत खुराक होती है जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसके बारे में विश्लेषण किया और उसकी उर्वरता के बारे में बताया और इसके बाद में व्यापारिक खाद्य पैमाने पर खेती प्रयुक्त होने लगी और पैदावार में काफ़ी बढ़ गई। तो दोस्तों इस प्रकार ये साथ ही साथ में यहाँ पर कृषि के क्षेत्रों का जो उपकरण जैसे कि फसल काटने की मशीनें, बीज बोने की मशीनें, हल वगैरह हैं वो पहले लकड़ी के होते थे लेकिन बाद में कैसे लोहे के आ गए। तो इस प्रकार की जो कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि फसलों में पानी मोटरों से दिया जाने लगा, भाप इंजन बनने लगे, बाद में गैसों वाले इंजन बनने लगे। तो ये इस प्रकार के जो कृषि क्षेत्र में उपकरण बनते गए और साथ ही साथ में नई खेती चलती गई। तो इस प्रकार ये कृषि क्रांति का वर्णन है, यानी कृषि क्रांति के कारण क्या थे, इसमें किस प्रकार विकास हुआ, कौन कौन सा विकास हुआ। तो दोस्तों आप समझ भी गए होंगे, बहुत सारे विद्वान भी आए जिसने आविष्कार किया मशीनों का। तो दोस्तों इसी प्रकार एक अगली क्लास में बहुत ही अच्छे सवाल की और डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगली क्लासों का आयोजन क्या होगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेवे। दोस्तों वैसे आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को अंत तक वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट का अध्ययन इस चैनल पर मिलेगा। दोस्तों आपके हर वर्ष इसी चैनल पर आपकी जो सीरीज है इम्पोर्टेंट्स वालों के साथ में मैं इसी प्रकार आपके सामने डिस्कशन करते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।